हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चला है और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत किया है। बजट प्रदेशवासियों की आशाओं पर किस तरह खरा उतरेगा, उससे पहले हमारे साथ बातचीत के लिए सरकार के मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी हैं। आपसे पहला सवाल, आज मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत किया है, आपकी नज़रों में इस बजट के क्या मायने हैं और हिमाचल की दृष्टि से देखा जाए तो ये बजट किस तरह से महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो उनकी सोच थी और जो जनादेश हमें विधानसभा के आम चुनाव में मिला था, प्रदेश की जनता की जो उम्मीदें थी उसके अनुरूप जो है पिछले 14 महीने का जो कार्यकाल बीता, उसमें उन्होंने बावजूद जो ये एक प्राकृतिक आपदा अचानक आई और जिसकी वजह से सारी आर्थिक व्यवस्था जो पहले से ही ख़राब थी और अधिक ख़राब हुई, लेकिन अपनी नेतृत्व कुशलता से जिस तरह से उन्होंने देश को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाया, विकास की योजनाओं को गति दी और जो आपदा राहत कार्य को खुद मॉनिटर करते हुए उसका नेतृत्व किया और सिर्फ मॉनिटर ही नहीं किया बल्कि जो आपदा राहत राशि जो 4,500 करोड़ रुपए की जो उन्होंने घोषणा की और उसको जिलावार तरीके से जो उनको बांटना भी शुरू कर दिया और ये एक अपने आप में मिसाल है। और जो आज जो ये बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व आज जो है और ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है और इसमें आपने भी देखा कि किस तरह से फोकस जो रखा गया है वो प्रदेश के किसानों, बागवानों और युवाओं और महिलाओं को देखते हुए ये बजट जो है आज पेश किया गया है और उनके लिए भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत उनको राहत जो है उनको दी गई है और जो रोज़गार के साधन इसमें युवाओं के लिए सृजित करने के दृष्टिकोण से ये बजट है। और आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए जो है बहुत सी योजनाएं इसमें डाली गई हैं और दूध का जो रेट जो है, क्योंकि हमारा 90% जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है और गांव में लोगों द्वारा जो है वो किसानों द्वारा गाय भैंसें पाली जाती हैं और प्रदेश की आर्थिकी, खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी बहुत कुछ जो है निर्भर करती है इस बात पर कि हमें किस तरह की जो योजनाएं जो सरकार ला रही हैं और जिस तरह से ये बजट में प्रावधान रखा गया है ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को बढ़ाने के उद्देश्य से, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अभूतपूर्व बजट है। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो उनकी सोच थी और जो उनका विज़न है उसको उन्होंने धरातल पर उतारने के प्रयास किए हैं और जिस तरह से उन्होंने जो पुलिस विभाग हो के जो जवान हैं उनको जो डेली मिलती थी उसको उसमें बढ़ोतरी की है। पंचायती राज संस्थान में जो हमारे प्रधान हैं, पंचायत प्रधान हैं, जिला परिषद सदस्य हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो नगर निगम के मेयर से लेकर और नगर पंचायत के अध्यक्ष तक और सदस्यों तक को जो है उनकी राशि बढ़ाई गई है। हर वर्ग को जो है उन्होंने इस बजट में जो है उनको उनके लिए कोई ना कोई योजना और उनको राहत देने का प्रयास किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसे प्रदेश में जो कि आर्थिक रूप से जो मैं समझता हूँ कि आज जो व्यवस्था है, केंद्र सरकार द्वारा कोई राहत नहीं दी गई है और केंद्र सरकार ने हमारी जो राशि बनती थी, जो प्रदेश का हक बनता था, अधिकार बनते थे, उसको भी कट लगाया है। इसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने ये बजट पेश किया है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। आपने पुलिस की डाइट मनी का जिक्र किया, आपने महिलाओं का जिक्र किया, युवाओं का भी जिक्र किया। विपक्ष लंबे समय से एक बड़ा सवाल उठा रहा है। महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, आपकी गारंटी महिलाओं के प्रति 1500 रुपया देने की भी थी। पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने कहा था 2,31,000 महिलाओं को हम सीधा लाभ देने जा रहे हैं। 1 वर्ष कंप्लीट हो गया, बीच में त्रासदी आई, हालांकि वो वादा पूरा नहीं हो पाया। बजट की घोषणा थी, इस बार फिर से कहा गया है कि हम 25 तारीख को महिलाओं के लिए जो हमने वादा किया है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको नहीं लगता लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, महिलाओं से किया हुआ वादा 1 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है, लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है? देखिए, ये जो 1 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, इसमें जो ये प्राकृतिक जो ऐतिहासिक आपदा आई, इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई
और केंद्र सरकार द्वारा कोई भी मदद जो है वो हमें इस आपदा राहत कार्य के लिए नहीं दी गई। अगर विपक्ष जो आंकड़े बताता है, आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, तो वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का पैसा है जो अगर आपदा नहीं भी आती तो पूरे देश में जो है वो प्रदेश को, हर प्रदेश को वो मिलता है रेशो के हिसाब से। और संघीय ढांचा है, देखिए फेडरल स्ट्रक्चर में हर स्टेट के राइट्स होते हैं, वो जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार जो है हमें मिलता रहा है। पूर्व में भी सरकारें रही हैं, पूर्व में भी केंद्र सरकार द्वारा जो है ये नियमित रूप से ये पैसा आता था, लेकिन जो ये आपदा आई, आपदा राहत कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा राहत राशि नहीं दी गई है। और इससे क्या हुआ कि हमने तो जो पीड़ित थे उनको जो है हमने पैकेज देना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,500 करोड़ रुपए का जो आपदा राहत राशि जारी करी, वो हमने अपने ही बजट से कहीं ना कहीं कटौती करके वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपदा राहत राशि जारी करी। तो उससे हमारी कुछ जो योजनाएं थी वो लंबित हुई हैं। हमने ये कभी भी नहीं कहा कि हम जो है किसी योजना को धरातल पर नहीं उतारेंगे। आपने देखा कि 10 गारंटी योजनाओं में से हमारी 3 गारंटी योजनाएं जो है वो धरातल पर आ गई, हमने वो पूरी कर दी हैं। और आज अपने जो बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा करी, ये कमिट किया कि 24 फरवरी को पहले चरण में, क्योंकि ये जो जनादेश हमें मिला है ये 5 वर्ष के लिए मिला है, और जो भी गारंटी योजनाएं, जो 10 गारंटी योजनाओं की बात आज हम करते हैं, तो ये 5 साल में हमें पूरी करनी है। तो हमने चरणबद्ध तरीके से 1 साल में 3 गारंटी पूरी कर दी। और जो चौथी गारंटी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सम्मान राशि, जो इंदिरा सम्मान राशि जो 1,500 रुपये हर महीने महिलाओं को देनी है, वो लाहौल स्पीति जिला से वो प्रथम चरण में वो शुरू करने जा रहे हैं। तो ये चौथी गारंटी है। तो आप वेट करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष के साथियों से कि आप इधर उधर की बातें ना करें, आप असली मुद्दे पर आएँ। आपका जो दायित्व बनता था कि हिमाचल प्रदेश सबका है, ये जो आपदा आई, ये जो आज आर्थिक व्यवस्था जो आज गड़बड़ाई है, तो ये पूर्व में जो सरकार रही ये हमें विरासत में मिली है। और जो ये आपदा आई, इससे जो हमारा 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो इसमें जुड़ा, तो उसके लिए कुछ करें ना। वो उन्होंने आज तक जो है केंद्र सरकार के समक्ष जो है अपनी बात नहीं रख पाए। वो हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए। और जो आपने कहा कि लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव में जनता जानती है, प्रदेश की जनता को पता है कि आज ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, उनकी अनदेखी हुई है। और जो हमारे अधिकार थे, फेडरल स्ट्रक्चर में जो स्टेट के राइट्स होते हैं उसको, वो सुरक्षित नहीं है। आज हम उसकी मांग कर रहे हैं। तो आज वो प्रमाण सहित बताएं कि आपने अपने प्रदेश के लोगों के लिए क्या किया। सरकार दावा कर रही है उन्होंने ओपीएस बहाल की है। बिजली कर्मचारी पिछले दिनों में आंदोलन कर रहे थे, हमें ओपीएस मिली नहीं है। कब तक मिलेंगे, क्या कोई चर्चा हुई है? देखिए, ओपीएस तो मिलनी शुरू हो गई है। और जो कुछ, जैसे आप बिजली कर्मचारियों की बात है, वो प्रोसेस में है। उनकी जो बात माननीय मुख्यमंत्री के जहन में, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि इसको जल्दी ही जो है इस बारे में फैसला लिया जाएगा। और आज जो हड़ताल पर बैठे हैं, जो आज बाहर जियो आईटी के जो हमारे युवा जो हैं वो मांग कर रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण जो है ये विपक्ष है। इन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरह से जो पेपर बेचे गए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जिस तरह की धांधली हो रही थी, वो सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को इन्वेस्टिगेट करवाया। जब वो ये चर्चा में आई बात, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई। इन्वेस्टिगेशन में ये जब पाया कि उसमें अपराधी पकड़े गए, अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं, और उसकी वजह से जो है आज ये डिले हुआ है। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जो भंग करने का जो फैसला, एक बहुत बड़ा फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था। और ये दर्शाता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का जो हमने वादा प्रदेश के लोगों से किया था, जीरो टॉलरेंस जो करप्शन के प्रति जो हमने वादा प्रदेश के लोगों से किया था, वो हमने पूरा किया। और उसी की वजह से आज जो है उनको जो है बाहर वहाँ पर उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। ये सबसे बड़ा कारण जो है
ये पूर्व सरकार। इन्हीं युवाओं के लिए विपक्ष कह रहा है, आपने 1 लाख नौकरियों का वादा भी किया था, हम 1 वर्ष में 1 लाख नौकरियां देंगे। सदन में भी काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही थी इसी विषय पर कि 1 लाख नौकरियां मिलेंगी कब। तो आप ये देखिए कि प्रथम चरण में ही हमने लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि लगभग 20,000 नौकरियां जो है उन्होंने देने की बात की है, और वो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी शुरू हो गई है। तो और मैंने कल भी सदन में पूछा कि आप गारंटी योजनाओं की बात करते हैं कि 10 गारंटियों की बात करते हैं। आप ये क्यों नहीं पूछते अपने नेताओं से कि जो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए जो है हर व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे, डाले जाएंगे, तो आज कितना समय इस बात को हो गया है। तो उस गारंटी योजना का क्या हुआ, उस गारंटी का क्या हुआ जो देश के जो शीर्षस्थ नेतृत्व ने इनके जो बात कही थी सार्वजनिक मंच पर, तो आज उनको ये भी पूछना चाहिए, इस बात का भी जवाब देना चाहिए। दूसरा, जो 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार देने की बात की थी, तो वो भी तो एक गारंटी थी, वो उन्होंने कहाँ पूरी करी है। हमने तो चरणबद्ध तरीके से अपना कार्य शुरू कर दिया है, और हम जो हमारे ऊपर आपदा आई थी उससे हम आगे बढ़ चुके हैं, उसका हमने चुनौतीपूर्वक सामना किया, हम आगे बढ़ गए। और जो 10 गारंटी योजनाएं हैं, समय रहते आप इंतजार करें। 5 साल का जनादेश है, 4 साल अभी बाकी हैं, और इन 5 वर्षों के कार्यकाल में हम हर गारंटी योजना को धरातल पर उतारेंगे और लोगों के समक्ष पुनः जो है हम चुनाव में जाएंगे। और आप अपनी चिंता करें, आपको बहुत से जवाब देने हैं। आज जो ये पूर्व में जो अव्यवस्था का आलम था, वो हमें उससे रूबरू होना पड़ा, और व्यवस्था बनाते हुए थोड़ा वक्त तो लगता है। आप इंतजार करें और सकारात्मक भूमिका निभाएं। आपके पास स्वास्थ्य महकमा भी है। पिछले बजट में बात हुई थी, जब मुख्यमंत्री ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, उन्होंने कहा था हर अस्पताल में पेट स्कैन की मशीन लगेगी। साथ ही साथ माताओं के लिए जो फैसिलिटी मातृ शिशु अस्पताल में होनी चाहिए वो इम्प्रूव की जाएगी। हालांकि हम इस बजट का बात करें, इस बजट में फिर से कहा गया है कि हम मातृ शिशु अस्पताल के दृष्टिगत KNH में कुछ अच्छी सुविधाएं लाने का प्रयास करेंगे। सवाल ये है, पिछले बजट घोषणा की जो सुविधाएं थी वो मिल नहीं पाई हैं। इस बजट की घोषणाओं की आपको लगता है, क्योंकि पिछला वर्ष तो त्रासदी में गुजरा, क्या इस वर्ष लग रहा है कि कुछ सुधार हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, 1 साल का जो एक पिछला कार्यकाल था उसमें बहुत सी हिंड्रेंस आई, और लेकिन इस वर्ष जो है, ये सबसे पहले तो प्रार्थना करते हैं कि ये जो जिस तरह की आपदा पूर्व में आई ऐसी कभी ना आए, और ये हमारा वर्ष जो है वो अच्छा बीते, और ताकि जो है हम अपनी जो योजनाओं को धरातल पर उतार सकें और जो लोगों की उम्मीदें हैं उन पर खरा उतर सकें। तो जो आज बजट में जिस तरह की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कही गई है, वो पूर्ण रूप से इस वर्ष जो है धरातल पर उतरेगी। आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करें, चाहे शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात करें, या फिर सड़कों के रखरखाव की बात करें, या फिर जो आर्थिकी को बढ़ाने के लिए जो रेवेन्यू जनरेशन की जो योजनाएं जो इसमें लाई गई हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और जो है उनको जनहित में जो है उसको लागू करेंगे। और 1 वर्ष के कार्यकाल में आप देखिए, हम आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी जो प्रदेश, आत्मनिर्भर प्रदेश और स्वावलंबी प्रदेश की और हमारे कदम बढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही सपना है और यही संकल्प है कि हमने इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, और उसी दृष्टिकोण से जो है आज हम आगे बढ़े हैं। और ये जो बजट जो आज पेश किया गया है, ये उसकी प्रथम कड़ी है। आप मुख्यमंत्री के करीबी चेहरों में माने जाते हैं। पिछले कल सदन की कार्रवाई की बात करें तो इस करीबी को लेकर आपके ऊपर तंज कसा गया। एक विधायक ने यह भी कहा कि आप तो सुपर CM हैं। अलीखट विवाद में आपको जोड़ा गया। ये कहा गया कि अगर आप बीच मैदान में ना कूदते तो शायद वो लड़ाई ना बढ़ती। नहीं, ये गलत है। देखिए, जो कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी चहेते हैं, और एक परिवार है, और एक परिवार में हम लोग एक परिवार की तरह हैं, और सभी उनके चहेते हैं। ये तो मैं कहना चाहूँगा, उनका दृष्टिकोण अलग रहा होगा जिन्होंने ये टिप्पणी करी, और मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस संदर्भ में ये टिप्पणी करी। लेकिन जहाँ तक आपने जो ये जो पेयजल योजना का विवाद आपने बात करी है और अलीखट की बात करी है, तो मैंने सदन में भी ऑन रिकॉर्ड ये बात करी, और जो हमारे
विपक्ष के जो हमारे साथी विधायक हैं उन्होंने जिस तरह का जो अपनी भूमिका निभाई और जिस तरह की भड़काने की बात जो उन्होंने लोगों को करी बिना तथ्यों के, क्योंकि जो तथ्य वो लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और पिछले कल जो जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट जो है माननीय हर्षवर्धन चौहान जी द्वारा रखी गई, वहाँ पर पढ़ी गई और सारे तथ्य जो है वो सदन के समक्ष रखे गए। उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो वो सबसे पहला तो उन्होंने एलिगेशन ये लगा रहे थे कि ये जो अंबुजा और अंबुजा सीमेंट उद्योग के लिए जो है ये उनके लिए पानी उठाया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। डीपीआर बनी है और 7 पंचायतों के लिए, ये अर्की विधानसभा क्षेत्र की जो 7 पंचायतें हैं जहां पानी की तंगी रहती है, पीने के पानी की तंगी रहती है, ये वहां के लिए जो ये स्कीम बनी है। और ये रणधीर शर्मा जी भी भूल गए कि ये जो स्कीम की टेक्निकल अप्रूवल मिली थी ये उनके कार्यकाल में बनी थी। वो उपाध्यक्ष थे डिजास्टर मैनेजमेंट के और सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। 2019-20 में इस स्कीम को टेक्निकल अप्रूवल मिली थी और इसको आगे हमने बढ़ाया। ये तो उनके समय की स्कीम है। और पानी का जो सोर्स है, पानी का अपनी जगह है, अर्की विधानसभा क्षेत्र की जगह है, रेवेन्यू रिकॉर्ड उसकी डिमार्केशन कराई गई बकायदा, उसकी रिपोर्ट साथ लगी है। वो अर्की विधानसभा क्षेत्र में ही की जो लैंड है वहाँ पर लग रहा है, पर्कुलेशन वेल है और जो फ्लोइंग वाटर भी है उसके भी गलत आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए। फ्लोइंग वाटर के जो लेवल है वो उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और जो उसका कैचमेंट एरिया है, जो पानी इसका सोर्स है, वो 90%, 89.5% जो है वो अर्की विधानसभा क्षेत्र का है। अगर हम इस बात को तूल देने लगे तो हम एक राष्ट्र की मैं एक राष्ट्र एक समाज की परिकल्पना में मैं जीता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरी अपनी एक सोच है कि हम एक राष्ट्र हैं और जहाँ पर कहीं भी जो नाले हैं, नदी हैं या कोई मिनरल्स है, उस पर सबसे पहले अधिकार जो है सरकार का होता है। मैं ये कहूँ कि 90% के करीब जो पानी जो है अर्की का होता है। हम बिलासपुर को जो 25 योजनाएं या 26 योजनाएं जो वहाँ चल रही हैं, हम उसको पानी को ऊपर ही रोक देंगे, वो मेरी बेवकूफ़ी है। ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा थोड़ी ना कहना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं। किसी को भी किसी क्षेत्र में अगर पानी की कहीं तंगी है, मेरे पास सरप्लस पानी है, वहाँ से कोई स्कीम बननी है तो मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा। उनको इस तरह की मानसिकता को बदलना होगा। और जो उन्होंने भड़काने का काम किया अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, आज वहाँ पर खाई पैदा कर दी। और वो हमारा भले ही वो बिलासपुर का उनका जो इलाका है, लेकिन हमारे लोगों की वहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, आना जाना है, एक दूसरे के सुख दुख में हम शामिल होते हैं। और आज उन्होंने इस तरह की खटास अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस तरह से कर दी। वो तो जब सुपर सीएम का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कल एक और बात कही। जब हमने सवाल किया, उन्होंने कहा इस तरह के जो एडवाइजर होते हैं वो सरकार को डुबोने का ही काम करते हैं। ना जाने वो अपनी बात कर रहे होंगे। और हमने एडवाइस तो देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबसे एडवाइस लेते हैं और जो सही एडवाइस देते हैं उसको वो अपने पास अपने शेयर करते हैं। अदरवाइज जो है वो अपने हिसाब से चलते हैं। और मगर मैं उनका ये कहना एक हताशा का प्रतीक है और अभी तक जो है वो इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं कि वो विपक्ष में है। जनता ने उनको नकारा है, जनता ने उनको विपक्ष में बिठाया है और यही कुछ वजहें रही होंगी। मैं तो ग्रास रूट का वर्कर हूँ, मैं लोगों के हित की ही बात करूँगा। मैं ये नहीं देखता कि ये बिलासपुर है, ये सोलन है, ये मंडी है, कुल्लू है। हम एक प्रदेश में रहते हैं, हमारा एक समाज है, हमारा एक देश है और एक ही सोच लेकर हम चलते हैं कि विकास करवाना है। वो कहीं से भी कोई किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, हमें उसका काम करना है और जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है मैं उसको पूरी तरह से निभा रहा हूं। और किसी के कहने से या ना जो है वो कोई उसका कोई मैं औचित्य नहीं समझता, लेकिन उनको अब मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए। हम भिन्न भिन्न विचारधारा से चुनाव लड़के आते हैं और वो जब हम जीतने के बाद विधायक बनकर आते हैं सदन में, हम सबके विधायक हैं, तो विधायक बनने के बाद जो है अपनी सोच को जो थोड़ा बड़ा रखें और ये जो जिस तरह की जो एक विभाजन की लाइन जो वो खींचना चाह रहे हैं, इन बातों से जो तो मैं समझता हूँ कि आज नुकसान होता है समाज को, और समाज को जब नुकसान होता है तो प्रदेश को भी नुकसान होता है। और इन बातों को जो है हमें नहीं बढ़ाना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी तथ्यों पे जो वो बात रखें, अपनी तथ्यों के आधार पे बात रखें।
तो उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री ने आज दोपहर 1 बजे एसएमसी अध्यापकों का मानदेय बढ़ाया। उन्होंने कहा 1900 रुपए की बढ़ोतरी की जाती है। अभी 5:05 पर एसएमसी अध्यापकों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कह दिया है, हमें बढ़ा हुआ वेतन नहीं चाहिए, हमें अपने लिए स्थायी पॉलिसी चाहिए। यानी कि मुख्यमंत्री की घोषणा का आज ही विरोध हो गया है। क्या कहेंगे? अब देखिए, हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच हमेशा सकारात्मक रही है, और जो ये मानदेय बढ़ाया, ये उनका जो सकारात्मक रवैया है उसको दर्शाता है। और मैं समझता हूँ कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपसे मुझे पता लग रहा है अगर ऐसा है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका मानदेय बढ़ा दिया तो इसका मतलब एक पहला कदम है। तो ये चरणबद्ध तरीके से इसके बारे में पॉलिसी भी बनेगी। और ये एक मुश्त, जैसे अगर वो कोई एक्सपेक्ट करे कि आज ही इसका कोई घोषणा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। यही फ़र्क है, यही व्यवस्था परिवर्तन है। पिछली बार जो फैसले लिए गए वो आनन फानन में लिए गए, बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया और ना ही पोस्ट क्रिएट की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार का संकल्प है कि जो भी घोषणा होगी, जो भी नीति बनेगी, उसके लिए जहां बजट का प्रावधान की बात होगी तो पहले बजट का प्रावधान किया जाएगा, और जहां पर कोई संस्थान को चलाने की बात है तो वहां पर पोस्ट क्रिएट करके बजट का प्रावधान करके, ताकि जो है आने वाले समय में जैसे पहले हुआ, जैसे पूर्व में सरकार ने किया, ऐसे संस्थान ना खोले जाएं, ऐसी नीति ना बनाई जाए। और लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। मैं तो उन भाइयों से यही कहूँगा, एसएमसी के जो टीचर्स हैं उनसे ये मैं कहना चाहूँगा कि आप इस बात को देखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास हमेशा रहे हैं कि जो भी इस तरह की जो अनियमितता है या किसी को बेनिफिट देना है, या देखो, कर्मचारी वर्ग के सबसे बड़े हितैषी मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, प्रदेश सरकार है। और प्रदेश सरकार आज माननीय ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में कर्मचारियों की सबसे बड़ी हितैषी सरकार है। इस चीज़ को साबित किया जब उन्होंने कहा था कि जैसी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करेंगे। आपको इन बातों को भी तो ध्यान में रखना है। देखिए, आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप पेशेंस रखें, और समय के साथ साथ जो है, जो आपकी सोच है, आपकी जो मांगे हैं, उनको समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। यही मैं कहना चाहूँगा। आज मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट हिमाचल की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है, और बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ सरकार के मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।